गुड मॉर्निंग बच्चे, आवाज आ रही है सबको? चलिए, आप लास्ट क्लास में क्या देख लिए? लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड में आपने देखा था वो किसकी टाइप है? लैक मतलब आपने देखा था लैक्टोज, और ऑपरेंड मतलब देखा था कोऑर्डिनेटेड जीन की सेगमेंट्स। जहां आपने क्या देखा था? हाँ, पूरा नहीं, कंप्लीट बच्चे। लक्षिता आएगा आपको ट्रांसलेशन तक, स्टार्टिंग से ट्रांसलेशन। तो आपसे लैक ऑपरेंड में क्या आपने देखा था? लैक ऑपरेंड क्या था? आपको लैक रिप्रेजेंट कर रहा था लैक्टोज को, और ऑपरेंड रिप्रेजेंट कर रहा था कोऑर्डिनेटेड जीन सेगमेंट्स को। अब उसमें आपने क्या देखा था? लैक ऑपरेंड किसकी टाइप है? अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक ऑपरेंड। मतलब वहां लैक्टोज डिसोसिएट होते थे किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, बाय एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन सा था? बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो आपने देखा था कि लैक ऑपरेंड किसकी टाइप है? टाइप ऑफ कैटाबॉलिक ऑपरेंड। दूसरा आपने क्या देखा था? लैक ऑपरेंड में रेगुलेटर क्या करता था? जब एक्टिव होता था तो ऑपरेंड होते थे ऑफ। तो इस कंडीशन में पूछा जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटर जीन के रेस्पेक्ट में ये कौन सी रेगुलेशन होगी? तो आपने आंसर देखा था नेगेटिव रेगुलेशन। सारे मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको कौन सा रेगुलेशन होगा लैक ऑपरेंड में, रिप्रेसर के रेस्पेक्ट में या रेगुलेटर जीन के रेस्पेक्ट में? तो ऑप्शन में टिक करेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। दूसरा देखा था सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में। जैसे आपको दे देगा कि आपको सबस्ट्रेट वहां क्या है? लैक्टोज है, तो लैक्टोज के रेस्पेक्ट में अगर लैक्टोज हो तो आपने देखा था उस समय ऑपरेंड क्या होता है? ऑन। तो सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में ये कौन सा आपको ऑपरेंड की टाइप है? इंड्यूसिबल। मतलब लैक्टोज होगा तो ऑपरेंड ऑन। तो सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में इंड्यूसिबल, और रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन? नेगेटिव। और फिर आपने देखा था इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड, वाई और ए। जेड का काम था बीटा ग्लैक्टोसिडेज रिलीज करना, जिसका काम था लैक्टोज को डिसोसिएट करना किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। दूसरा क्या था? आपने लैक वाई क्या करता था? परमिएज रिलीज। परमिएज का काम नाम से ही क्लियर है, परमिएज क्या इंक्रीज करेगा? परमेबिलिटी ऑफ ई कोलाई मेम्ब्रेन, और ई कोलाई मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करने से मोर टू मोर लैक्टोज एंटर करेंगे। पूछा जाएगा थर्ड वाला जो था लैक ए, क्या रिलीज करता था? ट्रांस एसिटाइलेज, और उसका काम क्या था? एसिटाइल ग्रुप ऐड करना, कहां? बीटा ग्लैक्टोसिडेज में, जिससे उसकी एक्टिविटी फास्ट हो। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर लैक वाई की में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? कौन सा एंजाइम दिखाई देगा? तो आपने देखा था बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परमिएज। और क्या नहीं बनेगा? ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये सब हम पिछली क्लास में देख लिए थे। अब उसी तरह का 90% तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लैक ऑपरेंड नहीं आए, लेकिन कभी कभी उससे रिवर्स एक ऑपरेंड आता है जो जस्ट रिवर्स है लैक ऑपरेंड का। उसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफान। तो 90% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में लैक ऑपरेंड पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी ने लैक ऑपरेंड काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लेकिन 10% पॉसिबिलिटी है आपको एक ट्रिप्टोफान ऑपरेंड भी है। तो हम ट्रिप्टोफान ऑपरेंड को लैक ऑपरेंड का जस्ट रिवर्स मानते हैं, और उसमें सारे एक्टिविटी क्या क्या होंगे वो ध्यान से समझे, फिर उस पर भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ट्रिप्टोफान ऑपरेंड, ट्रिप्टोफान क्या है? एरोमेटिक एमिनो एसिड, और ये भी कौन सी ऑपरेंड है? प्रोकैरियोट्स में मिलने वाला। इस ऑपरेंड में इस तरह की सीक्वेंस होती है, सारे सीक्वेंस वहां और यहां दोनों का एग्जाम के लिए याद रखिएगा बच्चे, ऐसे सीक्वेंस होंगे। जो डिफरेंस है वही याद रखिएगा एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बच्चे रेगुलेटर के बाद क्या होगा यहां? प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर। फिर क्या होगा? ओ, ओ फॉर ऑपरेटर। और वहां स्ट्रक्चरल जीन बच्चे कितने थे? 3, जेड, वाई और ए। बट यहां स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं? 5। तो पहला डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल जीन यहां कितने? 5। एक को कहेंगे ट्रिप्टोफान ई, डी, सी, बी, ए। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? लैक ऑपरेंड में थे कितने? लैक ऑपरेंड में थे 3 स्ट्रक्चरल जीन। यहां स्ट्रक्चरल जीन की नंबर कितनी है? 5। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, स्ट्रक्चरल जीन यहां पे क्या करेगा और ये ऑपरेंड किसकी टाइप है समझेंगे। यहां पे क्या करता है?
ये रेगुलेटर जो है वो परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद पीछे आपने देखा था क्या बनाता था, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, तो उसे हमने केवल लिखा था रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, एपो रिप्रेसर। क्या कहेंगे बच्चे, एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर एमआरएनए मतलब क्या, इसके पास क्या है, इसके पास इनएक्टिव फीचर है, मतलब ये डायरेक्ट जाके बाइंड नहीं होता है। एपो मतलब आपको इनएक्टिव फॉर्म का है। अब ये आगे चल के क्या परफॉर्म करेगा बच्चे, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे, एपो रिप्रेसर प्रोटीन। सारे डिफरेंस याद रखिएगा, वहां बना था रिप्रेसर आरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन, यहां बना एपो रिप्रेसर आरएनए और एपो रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये एपो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, यूनाइट पॉलीमराइज, और बच्चे वहां पे पॉलीमराइज होके कैसा बना था, टेट्रामर, टेट्रामर बना था, मतलब 4 मोनोमर मिले थे। यहाँ क्या बनेगा, डाइमर, यहाँ ये किस में कन्वर्ट होगा, डाइमर, डाइमर मतलब 2 मोनोमर। बट ये नेचर वाइज कैसा है बच्चे, नेचर वाइज है ये एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर मतलब इनएक्टिव। अगर एक्टिव रिप्रेसर होता तो पिछली क्लास में आपने क्या देखा था बच्चे, ये जाके कहां बाइंड हो जाता, ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर पे बाइंड होता और क्या लाता, ऑपरेंड ऑफ। लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये खुद कैसा है, इनएक्टिव। एपो रिप्रेसर कहने का मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव है मतलब इसके पास टेंडेंसी नहीं है क्या करने की, ऑपरेंड ऑफ करने की। तो ऑपरेंड ऑफ करने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑपरेंड ऑफ कर पाएगा, नहीं, मतलब ये कहां जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, ऑपरेटर से। तो क्या होगा, अभी कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेंड ऑन, ध्यान से समझेंगे। ये एक्टिव नहीं है इसलिए ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया, और ऑपरेटर से नहीं बाइंड किया तो आसानी से आपके पास क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां से मूव करेंगे, और आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इस आरएनए पॉलीमरेज के आगे बढ़ने से ट्रांसक्रिप्शन होगी, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बच्चे, अपना पॉलीसिस्टोनिक। कौन सा बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक। यहां ट्रांसक्रिप्शन होगी और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा ऐसे। ये 5 जीन कलेक्टिवली वर्क करके क्या बनाएंगे बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन से पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और ये कौन सा एमआरएनए बना, पॉलीसिस्टोनिक। अब ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या करता है बच्चे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए परफॉर्म करेगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा बच्चे, 3 तरह की प्रोटीन। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, वहां कितने जीन थे बच्चे, 3, और एंजाइम भी कितना बना था, 3, बट यहां एंजाइम याद रखिएगा 5 जीन, बट कितने एंजाइम बनेंगे, 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जीन 5 एंजाइम नहीं बनाता, वहां 3 जीन 3 एंजाइम, यहाँ 5 जीन कितने एंजाइम बनाएगा बच्चे, 3। और इस 3 के कैसे बनेंगे ध्यान से समझिएगा, डी और ई मिलके एक एंजाइम बनाता है, डी और ई के फर्स्ट से 1 एंजाइम बनेगा, उसका नाम होगा बच्चे E1। अभी हम बताएंगे E1 क्या होगा। दूसरा, सी अकेला एक एंजाइम बनाएगा, सी के फर्स्ट से एक एंजाइम बनेंगे E2, और बी और ए मिलके एक एंजाइम बनाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 स्ट्रक्चरल जीन कितने एंजाइम बनाएंगे, 3। बी एंड ए मिलके क्या बनाएगा बच्चे, E3। अब ये 3 एंजाइम क्या करेंगे, 3 एंजाइम बनाएंगे ट्रिप्टोफान। ए, E1, E2, E3 मिलके क्या बनाएगा बच्चे, ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान ऑपरेंड में ट्रिप्टोफान कैसे बनेगा, बाय एक्टिविटी ऑफ 3 एंजाइम, E1, E2 और E3। हम देखेंगे E1 को क्या कहते हैं, E2 को क्या कहते हैं, E3 को क्या कहते हैं, और ये 3 एंजाइम मिलके क्या बनाएगा बच्चे, बनाएगा आपको ट्रिप्टोफान। E1, E2 और E3 क्या बनाया, ट्रिप्टोफान। अब जैसे ही ट्रिप्टोफान एडिक्वेट बन जाएगा तो क्या होगा समझिएगा, ट्रिप्टोफान बहुत सारे बन गए, यहाँ ट्रिप्टोफान बन गए। अब ट्रिप्टोफान कैसा बन जाएगा, ट्रिप्टोफान एडिक्वेट बन गया
मतलब सेल में जितने ट्रिप्टोफान चाहिए उतना बन गया। तो ये ट्रिप्टोफान क्या बिहेव करता है बच्चे? को-रिप्रेसर। क्या कैसा बिहेव करेगा ट्रिप्टोफान? को-रिप्रेसर। और ये को-रिप्रेसर जो है किससे कंबाइंड हो जाएगा? एपो-रिप्रेसर से। ये एपो-रिप्रेसर है, इससे कंबाइंड हो जाएगा। और एपो-रिप्रेसर से कंबाइंड होके क्या बना देगा? एक्टिव रिप्रेसर। समझ में आ गया कि पहले ये एपो-रिप्रेसर कहां कंबाइंड नहीं हो रहा था? ऑपरेटर से, और ऑपरेंड क्या थे? ऑन। लेकिन जैसे ही एडेक्वेट बन गया क्या? ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान क्या करेगा बच्चे? को-रिप्रेसर के रूप में बिहेव करेगा। अभी सबकी लैंग्वेज लिखेंगे। ट्रिप्टोफान बिहेव्स एज को-रिप्रेसर। को-रिप्रेसर किसके साथ मिलेगा बच्चे? एपो-रिप्रेसर के साथ, जो कौन से फॉर्म में था? इनएक्टिव फॉर्म में। और क्या बना देगा? एक्टिव रिप्रेसर। तो एक्टिव रिप्रेसर कब बनेंगे? एक्टिव रिप्रेसर बनने के लिए एपो रिप्रेसर को कंबाइन होना पड़ेगा किससे? को-रिप्रेसर। और यहाँ को-रिप्रेसर का काम कौन कर रहा है? ट्रिप्टोफान। मतलब ट्रिप्टोफान जब एडेक्वेट बन जाता है तो सेल को एक सिग्नल जाएगा कि अब ऑपरेंड क्या लाना है? ऑफ। और ऑपरेंड ऑफ लाने के लिए क्या करेगा? को-रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? एपो रिप्रेसर के साथ। और कौन सा रिप्रेसर बना देगा? एक्टिव रिप्रेसर। ये एक्टिव रिप्रेसर फिर जाके कहां बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से। और ऑपरेटर से बाइंड होके क्या लाएगा? स्विच ऑफ। तो एग्जाम में आएगा, पहले क्या था? ऑपरेंड ऑन था और क्या बन रही थी? ट्रिप्टोफान। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफान बन गया, मतलब एडेक्वेट ट्रिप्टोफान बन गया, तो वहां फीडबैक इनहिबिशन होगा। मतलब प्रोडक्ट ही क्या काम करेगा? एज अ को-रिप्रेसर वर्क करेगा। और इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव फॉर्म में। तो जब आपके पास को-रिप्रेसर कंबाइंड होगा किसके साथ? एपो रिप्रेसर के साथ, तब कौन सी रिप्रेसर बनती है? एक्टिव रिप्रेसर। और एक्टिव रिप्रेसर बनते ही ये कहां जाके बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से। और उस कंडीशन में क्या लाएगा? ऑफ या ऑपरेंड ऑफ। तो हमने क्या सीखा बच्चे? ट्रिप्टोफान ऑपरेंड क्या है? इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड से रिवर्स। अब देखिए, वहां क्या था? लैक्टोज टूटता था किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, बाय एक्टिविटी ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज। यहां हमने क्या देखा? ट्रिप्टोफान ऑपरेंड्स में क्या बनते हैं? ट्रिप्टोफान। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। कोई कंटेंट्स बनने को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक। तो ये वो कैटाबॉलिक ऑपरेंड था। ये रिवर्स कौन सा ऑपरेंड है बच्चे? एनाबॉलिक। दूसरा, यहां रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन होगी? तो समझिएगा, रेगुलेटर यहाँ एक्टिव रिप्रेसर बनाया? नहीं, वो इनएक्टिव रिप्रेसर बनाया। मतलब रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में ये कौन सी ऑपरेंड का एग्जांपल होगा? निगेटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव? तो आंसर होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेंड ऑन लाता है रेगुलेटर। रेगुलेटिव एक्टिव रिप्रेसर नहीं बना रहा है, एक ऐसा रिप्रेसर बना के दे रहा है डाइमर फॉर्म में, जो कैसे हैं? इनएक्टिव है। और इनएक्टिव रिप्रेसर को हम क्या करें? एपो रिप्रेसर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? इंड्यूसिबल या रिप्रेसेबल? तो देखिए, जब सबस्ट्रेट एडेक्वेट बन रहा है ट्रिप्टोफान, तो क्या हो रहा है? तो इस समय में आपको क्या हो रहा है? इस समय में आपको ये स्विच ऑफ ला रहा है या ऑपरेंड ऑफ ला रहा है। किससे मिलके? एपो रिप्रेसर। मतलब इनएक्टिव रिप्रेसर को भी क्या बना दे रहा है? आपको जो है ट्रिप्टोफान जो है एक्टिव बना दे रहा है। इसलिए यहाँ ट्रिप्टोफान किसके रूप में फंक्शन कर रहा है? को-रिप्रेसर। तो पूछा जाएगा सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन है? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, आपको जो है रिप्रेसेबल। तो हमें 3 फैक्ट्स क्लियर हो गए। वो कैटाबॉलिक ऑपरेंड था, ये एनाबॉलिक ऑपरेंड है। रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में वो था नेगेटिव रेगुलेशन। ये कौन सा रेगुलेशन है बच्चे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ रेगुलेटर एक ऐसा रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है जो खुद इनएक्टिव है, इसलिए हम इसे एपो रिप्रेसर कह रहे हैं। और सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में वो कैसा था? इंड्यूसिबल। मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में ऑपरेंड क्या हो रहे थे? ऑन। यहाँ सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा कौन सा है? रिप्रेसेबल। मतलब अगर सबस्ट्रेट एडिक्वेट बन गया तो वो ऑपरेंड क्या लाएगा? ऑफ। तो ये 3 डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में, रेगुलेटर जीन के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन है? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा पॉजिटिव। सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में कौन सा है? रिप्रेसेबल। और ये कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक? तो ऑप्शन में टिक करेंगे एनाबॉलिक। तो बच्चे ये क्लियर हो गया। लैक ऑपरेंड आपने पिछली क्लास में देखा था और ट्रिप्टोफान ऑपरेंड क्लियर हो गया। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट एंजाइम में भी ये था। हाँ, फीडबैक इनहिबिशन का भी एग्जांपल आएगा, क्योंकि यहाँ सबस्ट्रेट क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट बिहेव्स कर रहा है कैसे? एज अ आपको को-रिप्रेसर। क्लियर?
तो अब हम इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें जितने भी हम डिफरेंस लैक ऑपरेंड से आते हैं वो सारे क्वेश्चन देख लें। और यहाँ रेगुलेटर जिन कितने हैं बच्चे 5, वहां रेगुलेटर जिन कितने थे 3, सॉरी स्ट्रक्चरल जिन वहां 3, यहाँ 5, और 5 जो एंजाइम बनाएगा E1 E2 E3, मतलब 5 एंजाइम नहीं बनेंगे, कितने एंजाइम बनेंगे 3। अब इन 3 एंजाइम में क्या क्या एक्टिविटी होता है, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसकी लैंग्वेज लिख दे जो जो क्वेश्चन में आता है, फिर आगे बढ़े। क्लियर बच्चे? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। अब ट्रिप्टोफान से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखिए क्या क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ट्रिप्टोफान ऑपरेन is a type of feedback regulation। फीडबैक रेगुलेशन का क्यों टाइप है? क्योंकि यहां प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है कैसे, एज अ कोरिप्रेसर। दूसरा, ट्रिप्टोफान ऑपरेन इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक ऑपरेंट। सारे पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये एनाबॉलिक ऑपरेंट का क्यों एग्जांपल बच्चे? क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज हो रहा है। एनाबॉलिक ऑपरेंट क्या क्यों होंगे? एज इट सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करेगा? सिंथेसाइज ट्रिप्टोफान। नेक्स्ट ध्यान देंगे क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा ट्रिप्टोफान सिंथेसिस occurs by activity of 3 एंजाइम। और ये 3 एंजाइम कौन कौन है वो याद रखिएगा। एक है E1, E1 में नाम याद रखिएगा। E1 किससे बना था बच्चे? अभी देखे थे D और E के कलेक्टिव एफर्ट से। तो D और E के कलेक्टिव एफर्ट से क्या बना था? ट्रिप्टोफान। D और E के कलेक्टिव एफर्ट से क्या बना था? ट्रिप्टोफान। बोर्ड नहीं शो हो रहा। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ देखें बच्चे, हमने क्या देखा? ट्रिप्टोफान ऑपरेन किसके एग्जाम्पल है बच्चे? फीडबैक रेगुलेशन, मतलब यहाँ एंड प्रोडक्ट ही बिहेव्स कर रहा है एज अ कोरिप्रेसर। दूसरा, सेकेंड पॉइंट याद रखने हैं, ट्रिप्टोफान ऑपरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक ऑपरेन। एनाबॉलिक ऑपरेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस करता है। थर्ड बच्चे क्या याद रखना है? ट्रिप्टोफान ऑपरेन में ट्रिप्टोफान कौन से एंजाइम की एक्टिविटी से बनता है? 3। और ये 3 एंजाइम कौन कौन है? तो E1 में आपने देखा था D और E के कलेक्टिव एफर्ट से क्या बना था? E1। और E1 में आपने देखा था, E1 का नाम याद रखिएगा ट्रिप्टनिलेट आइसोमेरेज। E1 एंजाइम का नाम क्या होता है? ट्रिप्टनिलेट आइसोमेरेज। E2 एंजाइम जो C के कलेक्टिव एफर्ट से बना था उसे क्या नाम कहते हैं? ट्रिप्टनिलेट सिंथेटेज। और E3 एंजाइम जो आपके पास A और B के कलेक्टिव एफर्ट से बना था
उसमें क्या उस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्टोफान सिंथेटेज। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एंजाइम, एंजाइम का नाम ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है, स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं 5 और एंजाइम कितनी है 3, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा जाता है हाउ मेनी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। तो कभी भी आप 5 एंजाइम नहीं टिक करेंगे, कितने एंजाइम होंगे 3, E1 E2 और E3, यही 3 एंजाइम एक साथ मिलके क्या बनाते हैं ट्रिप्टोफान। अब पूछा जाएगा ये रेगुलेशन कौन सी रेगुलेशन है रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में, तो ऑप्शन में कौन सा टिक कीजिएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर प्रोटीन एक्टिव रिप्रेसर नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है इनएक्टिव रिप्रेसर। तो नेक्स्ट याद रखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू regulator gene, it is an example of, किसका एग्जाम्पल होगा? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। क्यों पॉजिटिव रेगुलेशन होगा? क्योंकि डायरेक्ट जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है एपो रिप्रेसर, और ये एपो रिप्रेसर आपको जो है वो बाद में एक्टिव कब हो जा रहा है जब सबस्ट्रेट या ट्रिप्टोफान एडेक्वेट बन जाएंगे। तो हमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना है ट्रिप्टोफान फीडबैक इनहिबिशन का टाइप है। सेकेंड याद रखना है इसमें ट्रिप्टोफान बनते हैं इसलिए एनाबॉलिक ऑपरेंड है। थर्ड याद रखना है ट्रिप्टोफान बनाने के लिए कितने जीन रिक्वायर्ड होगा या कितने एंजाइम, तो 5 जीन स्ट्रक्चरल जीन, और एंजाइम कितने 3, और ये 3 के नेम याद है तो सही है, नहीं तो केवल नंबर ही आता है हाउ मेनी एंजाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रिप्टोफान इन ट्रिप्टोफान ऑपरेंड, तो आंसर होगा 3। पूछा जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन रेगुलेटर जीन, तो रेगुलेटर जीन के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन है, तो ये आपको पॉजिटिव रेगुलेशन है। उसका उल्टा वहां क्या था, रेगुलेटर जीन जब एक्टिव था तो ऑपरेंड ऑफ आता था, या रेगुलेटर जीन जब आपको कर रहा है एक एपो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, तो कौन सी रेगुलेशन होगी पॉजिटिव। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले इस 4 पॉइंट के, फिर 5th पॉइंट देखिए क्या पूछा जाता है ट्रिप्टोफान में। तो ट्रिप्टोफान और लैक ऑपरेंड यही 2 एग्जाम के लिए याद रखते हैं। आप सबको बोर्ड विजुअलाइज हो रहा है, बोर्ड विजुअल है ना सबको, तो आप इसके स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको इसमें एक और पॉइंट बताएं, फिर हम लोग आ जाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। अब देखें ट्रिप्टोफान ऑपरेंड की नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट ये कौन सी रेगुलेशन है, इंड्यूसिबल या रिप्रेसेबल, तो आपका आंसर आएगा रिप्रेसेबल। क्यों रिप्रेसेबल है? क्योंकि ट्रिप्टोफान यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है को रिप्रेसर, और एपो रिप्रेसर के साथ क्या बना रहा है एक्टिव। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 5th पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, आ जाएगी बच्चे, आज ये लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही। विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कौन सी रेगुलेशन है, रिप्रेसेबल।
अब तो विजुअलाइज है ना बच्चे, विजुअल है ना? आ जाएंगे 1 मिनट रुक जाइए, कैमरा रोटेट हो रहा है, बस 1 मिनट और रुक जाए, आ जाएगा एक्चुअल लेंथ साइज में। हाँ अब सबको बोर्ड विजुअलाइज है बच्चे? बोर्ड विजुअल है ना? चलिए यस सर। आपसे पूछा जा रहा, 4 पॉइंट हमने देख लिया था, 5th पॉइंट समझिए। पूछा जाएगा क्या, विथ रेस्पेक्ट टू सबस्टेट आपके पास जो है वो कौन सी ऑपरेंड है? ये तो रिप्रेसेबल। कौन सी रेगुलेशन है? रिप्रेसेबल। रिप्रेसेबल क्यों है बच्चे? क्योंकि यहाँ ट्रिप्टोफान कैसे एक्ट कर रहा है? ट्रिप्टोफान एक्ट्स एज को रिप्रेसर एंड व्हेन इट कंबाइंस विथ, किसके साथ कंबाइंड होगा? इट कंबाइंस विथ एपोरिप्रेसर, क्या बना देगा? फॉर्म एक्टिव रिप्रेसर, विच ब्रिंग्स, क्या लाएगा? जो लाएगा आपको स्विच ऑफ या ऑपरेन ऑफ। अब देखें 5th पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है रिप्रेसेबल रेगुलेशन। रिप्रेसेबल रेगुलेशन कहने का मतलब ये आपके पास अगर आपको ट्रिप्टोफान एडेक्वेट बन जाएगा तो ट्रिप्टोफान कैसे बिहेव करेगा बच्चे? को रिप्रेसर। और ये को रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? एपो रिप्रेसर के साथ। और एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड होके क्या बनाएगा? एक्टिव रिप्रेसर। और एक्टिव रिप्रेसर जब बन जाएंगे तो वो स्विच क्या लाएगा? ऑफ, या ऑपरेंड क्या लाएगा? ऑफ। तो यही हमें 2 टाइप के जीन रेगुलेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक लैक ऑपरेंड, दूसरा ट्रिप्टोफान।
एक बार हम इनके 5 फैक्ट्स दोनों को कंपेयर कर ले। लैक ऑपरेंड इज एन एग्जांपल ऑफ, सिंपल क्वेश्चन आता है, कैटाबॉलिक ऑपरेंड। ट्रिप्टोफान ऑपरेंड इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक, क्योंकि वहां लैक्टोज टूटता है, यहाँ ट्रिप्टोफान बनते हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में वो कौन सी रेगुलेशन है, नेगेटिव। रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में ये कौन सा रेगुलेशन है, पॉजिटिव। पूछा जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सबस्टेट, वहां सबस्टेट कौन था बच्चे, लैक्टोज। लैक्टोज के रेस्पेक्ट में वो कौन सी ऑपरेंड है, इंड्यूसिबल, क्योंकि लैक्टोज जब होंगे तो ऑपरेंड होगा ऑन, और लैक्टोज जब नहीं थे तो ऑपरेंड क्या था, ऑफ। पूछा जाएगा यहाँ सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में क्या है, रिप्रेसेबल, क्यों, क्योंकि जब तक ट्रिप्टोफान एडेक्वेट नहीं बनी है तब तक क्या है, ऑपरेंड ऑन, और जैसे ही ट्रिप्टोफान एडेक्वेट सेल बना लेता है तो ऑपरेंड क्या हो जाता है, ऑफ। और यहाँ ट्रिप्टोफान कैसा बिहेव कर रहा है, को रिप्रेसर, इसलिए पूछा जाएगा ये कौन सी ऑपरेंड है, तो आपको रिप्रेसेबल। पूछा जाएगा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, तो वहां पे स्ट्रक्चरल जीन था 3 और 3 एंजाइम बना रहा था। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है 5 बट एंजाइम कितने बनाएंगे, 3। तो ये सारे फैक्ट्स आपको कंपेयर करके एग्जाम में पूछा जाता है। लैक ऑपरेंड आपको पूरी तरह से सबसे अधिक पूछा जाता है, तो वो 90% पॉसिबिलिटी है मेडिकल एग्जाम में लैक ऑपरेंड ही आए। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अगर 10% पॉसिबिलिटी होती है ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान और लैक में डिफरेंस सबको क्लियर हो गए बच्चे, क्लियर। अब हम लोग आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या देखना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो पहले हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देख ले, फिर आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा समाप्त। तो हम लोग देखे, और टेस्ट में आपको पूछा जाएगा ट्रांसलेशन तक। ट्रांसलेशन हम लोग पिछली क्लास में जो देख लिए थे वहां तक, जीन रेगुलेशन से अगली टेस्ट में आएगा। तो अब हम लोग देख लें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आपको लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफान ऑपरेंड से सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, यही से पूछा जाता है कैटाबॉलिक कौन है, एनाबॉलिक कौन है, कौन नेगेटिव रेगुलेशन है, कौन पॉजिटिव है, कौन इंड्यूसिबल है, कौन रिप्रेसेबल है, क्लियर, किसमें स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं। दोनों चैप्टर से 45 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर फर्स्ट से, जो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, और 45 आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस से। अब मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्टिंग से आएगा, मतलब जो आपने डीएनए की कंसेप्ट स्टार्ट से पढ़ी थी वहां से, और अभी तक कहां तक, ट्रांसलेशन तक, जीन रेगुलेशन नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए अब देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे देख लें हम लोग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब समझिए एचजीपी से क्या क्वेश्चन आता है। एचजीपी से भी मेडिकल एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछता है। अब समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन आते। एचजीपी में एक वर्ड है जीनोम। जीनोम क्या होता है बच्चे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमने पिछली क्लास में देखा था जीन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीनोम में क्या आपको जो है वो रिलेशन थे। तो जीनोम को हम क्या कहते हैं बच्चे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या ऐसी क्रोमोसोम सेट जो गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जीनोम क्या है, तो जीनोम है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हमारे जीनोम में जितने क्रोमोसोम है सबकी डीएनए सीक्वेंसिंग, सबकी बेस पेयर की नंबर, सबकी फंक्शन, ये सारे स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज मेगा प्रोजेक्ट। आपसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट कैसे है ये पूछा जाता है। दूसरा आता है इसकी गोल क्या है, गोल ऑफ एचजीपी, उस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है
मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी, कैसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे। और सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेम होता है जो एनसीईआरटी ने लिखा है साइलेंट फीचर, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की साइलेंट फीचर क्या है वो सारे। तो साइलेंट फीचर इसमें इस 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आएगा इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, इसकी गोल क्या क्या है, इसमें मेथडोलॉजी क्या है, और साइलेंट फीचर। इन 4 में सबसे अधिक क्वेश्चन कब फ्रेम होते हैं, साइलेंट फीचर। तो 80% पॉसिबिलिटी होती है साइलेंट फीचर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हमें एचजीपी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन याद रखना है, जो हम साइलेंट फीचर देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं ये सब पे भी। इसे हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, इसकी गोल क्या क्या है, तो समझिए मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। फर्स्ट याद रखिएगा, इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें मेगा प्रोजेक्ट कहने का मतलब आपको लार्ज प्रोजेक्ट जिसमें आपको जो है वो काफी अधिक पैसे इन्वेस्ट हो और बहुत सारे कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो बच्चे। मेगा प्रोजेक्ट अभी वही तो बता रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे, उसके पीछे रीजन बता रहे हैं हम। तो आपसे अनिल पूछा जाएगा, अभी हम मेगा प्रोजेक्ट समझा रहे हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, समझिए। आप पूछा जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज मेगा प्रोजेक्ट, अब ये क्यों मेगा प्रोजेक्ट है उसके पीछे रीजन समझिएगा। फर्स्ट, इट इज 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एचजीपी में हमें कितने ईयर्स आपको लगे, 13 ईयर। ये 13 ईयर कौन कौन से हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसा। 1990 से बच्चे ये स्टार्ट हुआ और कहां तक चला, 2003। तो एग्जाम में आएगा व्हाई एचजीपी इज मेगा प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट आंसर होगा आपका कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट थे, 13 ईयर। 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट में आपको जो है कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, तो आपको जो है वो 1990 ईयर में स्टार्ट हुआ और कंप्लीशन कब हुई बच्चे, 2003। तो ये 13 इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए, कंट्री की पार्टिसिपेशन, पहले याद रखिएगा आपको जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, सारे के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, मतलब यूएस की भी इन्वॉल्वमेंट हुई, यूके की भी। उसके बाद एक्टिव कंट्रीब्यूशन किसके थे, जापान की, फ्रांस की, चाइना की। तो एग्जाम में आएगा इसे हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, तो फर्स्ट लाइन याद रखना है क्या बच्चे, कि ये 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए, तो कम से कम 5 जरूर याद रखिएगा। यूएस की कंट्रीब्यूशन थी, यूके की, जापान की, फ्रांस की और चाइना की। ये 5 मेजर आपको, यहाँ जर्मनी भी बच्चे, जर्मनी भी जोड़ सकते, जर्मनी भी थे, बहुत सारे कंट्री है इसमें इन्वॉल्व। फिर पूछा जाएगा इस प्रोजेक्ट में कितने आपको जो है वो कॉस्ट लगे, तो याद रखिएगा हमारे जीनोम में बेस पेयर कितने बच्चे, 3 × 10⁹ और ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है 1 बेस पेयर के सीक्वेंसिंग में हमें $3 का खर्च होगा। तो अराउंड जो है एनसीईआरटी ने लिखा है $9 बिलियन खर्च हुए किसमें, केवल अपनी जीन सीक्वेंसिंग पढ़ने में, मतलब ह्यूमन जीन की सीक्वेंसिंग में। तो याद रखिएगा थर्ड फीचर क्या, इट इज कॉस्टली प्रोजेक्ट। और कॉस्टली प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन बच्चे कैसे याद रखना है, इस तरह की याद रखना है, कितना खर्च होगा, $9 बिलियन। अब $9 बिलियन का खर्च केवल हमारी जिन सीक्वेंसिंग के लिए आया, तो ये काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आपको $1 पता ही है कितने आपको अधिक जो है इंडियन रुपीस के इक्वल है, और इतना $9 बिलियन केवल हमारी जिन सीक्वेंसिंग के लिए खर्च हुआ। अब इसे कैसे याद रखेंगे बच्चे, याद रखिएगा नोट में क्या, हमारे पास बेस पेयर कितने हैं, n में, मतलब हैप्लॉइड सेट में कितने बेस पेयर हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ह्यूमन जीनोम की बेस पेयर कितने बच्चे, ह्यूमन का और इकोलाई का, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, बाकी सब नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है।
ह्यूमन जीनोम में मतलब हैप्लॉइड सेट में कितने बेस पेयर है बच्चे? 3 × 10⁹ बेस पेयर। अब पर बेस पेयर कॉस्ट कितने होंगे? पर बेस पेयर की कॉस्ट एस्टिमेट थी, कॉस्ट हो जाएगा $3। तो पर बेस पेयर कॉस्ट कितना हो गया बच्चे? $3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 9 बिलियन हो जाएगा। तो 9 बिलियन कैसे आया बच्चे? समझ में आ गया कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम कितने हैं? 3 × 10⁹। और ऐसा एनसीईआरटी ने एस्टिमेट बताया है कि आपको 1 बेस पेयर की जीन सीक्वेंसिंग में हमें जो है वो कितने $US खर्च हुए? $3। तो टोटल कॉस्ट कितने हो गए? 3 × 3 9 बिलियन। तो टोटल कॉस्ट कितने हो गए? 9 बिलियन। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? अगर आप इसकी डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको कितने बुक लगेंगे? 3300 बुक्स। क्यों? क्यों? और उसने ये भी बताई है कि वो ईच बुक्स में कितने पेजेज होंगे बच्चे? 1000। और ईच पेजेज में कितने लेटर्स होंगे? तो 1000। तो ये भी हम इसी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर से। तो हमें फोर्थ एस्टिमेशन क्या याद रखना है? फोर्थ एस्टिमेशन याद रखना है, वी नीड कितने बुक्स लगेंगे बच्चे? 3300 बुक्स फॉर डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज के लिए कितने बुक लगेंगे बच्चे? तो डेटा स्टोरेज के लिए लगेंगे 3300 बुक। each book carry या each book contains 1000 pages and each page accounts 1000 लीटर। इसको भी इससे निकाल सकते हैं। 1 बेस पेयर को मानिए 1 लेटर्स के फॉर्म में बच्चे, तो आपको क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपको कितने? 3 × 10⁹ है। तो आपके पास बुक कितना हो जाएगा बच्चे? अप्रॉक्स वी नीड्स 3300 बुक्स। और ईच बुक में आपको जो है कितने पेजेस होंगे बच्चे? 1000। और 1000 पेजेस अब जो होंगे उसमें ईच पेजेस में कितने आपको जो है लेटर्स प्रेजेंट होंगे? 1000। क्लियर बच्चे? ऐसा क्या था प्रोजेक्ट में बच्चे? आप सारे डिजीज जो है इसी प्रोजेक्ट से आप फाइंड आउट कर पाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए या जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सबकी स्टडी आपको आसान हो गई। अभी हम आगे बताएंगे इसके क्या क्या फ्यूचर में एस्पेक्ट्स है, वो भी बताएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। क्लियर? तो इस प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे 4 रीजन याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? ये 30 लॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसमें ग्रेट आपको जो है वो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए। ग्रेट नंबर ऑफ कंट्रीज में कौन कौन मेन याद रखना जो एनसीईआरटी ने यूज किया है? यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। पूछा जाएगा ये कॉस्टली प्रोजेक्ट था। अराउंड कितने बिलियन आपको खर्च हुए? 9 बिलियन $। और इसकी डेटा स्टोरेज करने में कितना आपको बुक रिक्वायर्ड होगा बच्चे? आपको जो है डेटा स्टोरेज में 3300 बुक्स। और पूछा जाएगा इसमें ग्रेट नंबर ऑफ साइंटिस्ट, ग्रेट नंबर ऑफ टेक्नीशियन और ग्रेट नंबर ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हुई, तभी जाके ये प्रोजेक्ट क्या हो पाया, जो आपको कंप्लीट हो पाया। और सच अ लॉन्ग इंटरवल लगे, कितने इयर्स लगे? 13 ईयर। तो हमें पहला क्वेश्चन आता है बच्चे, एचजीपी इज अ आपको वाई एचजीपी इज अ मेगा प्रोजेक्ट। इसके पॉसिबल 4 रीजन समझ में आ गया बच्चे। अब दूसरा पूछा जाएगा इसके गोल, तीसरा मेथोडोलॉजी, और सबसे अधिक क्वेश्चन आता है इसके साइलेंट फीचर। और लास्ट में देखेंगे इसका फ्यूचर में क्या क्या यूज है। अब हम आसानी से बहुत सारे डिजीज को आपको जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है उसके ट्रीटमेंट या उसके कॉजेटिव फैक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हम पूरी अपनी जीनोम की सीक्वेंसिंग कर लिए। अब हम जानते हैं कि कौन से जीन किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये साइलेंट फीचर और गोल और मेथोडोलॉजी से पहले एचजीपी इज अ मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, आपको समझ में आ गया। वाई एचजीपी इज अ मेगा प्रोजेक्ट। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम देखें गोल्स ऑफ एचजीपी, फिर मेथड ऑफ एचजीपी। एक क्वेश्चन आपको एचजीपी से पूछे जाते हैं, पढ़िए।
तो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी क्या होती है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की साइलेंट फीचर क्या होती है, और उसके बाद इससे क्या क्या हमें हेल्प मिले। तो अब नेक्स्ट देखना है, सेकंड आता है बच्चे गोल्स ऑफ एचजीपी। तो कुछ गोल सेट किए गए थे किसके लिए, एचजीपी के, और एचजीपी की क्या क्या गोल थी वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया। फर्स्ट गोल थे टू आइडेंटिफाई और एनसीईआरटी ने लिखा है पहले एस्टिमेशन क्या थी जिनकी 20,000 टू 25,000 जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन। पहले आपको जो है वो एचजीपी की गोल क्या याद रखना है बच्चे, एचजीपी की गोल में फर्स्ट याद रखने हैं टू आइडेंटिफाई टोटल जीन 20,000 टू 25,000। अब बाद में जब साइलेंट फीचर देखेंगे तो नंबर ऑफ जीन आएगा हमारे पास 30,000, तो एस्टिमेशन के प्रॉक्सी हैं। तो टू आइडेंटिफाई टोटल जीन ऑफ कितने आएंगे 20,000 टू 25,000 जीन इन ह्यूमन, ये पहली गोल थी। दूसरे टू आइडेंटिफाई बेस सीक्वेंस फॉर टोटल बेस पेयर, और टोटल बेस पेयर कितने हैं ह्यूमन जीनोम में, तो ह्यूमन जीनोम की बेस पेयर बच्चे कितने याद रखें, n इज इक्वल टू 3 × 10⁹, मतलब 9 बिलियन बेस पेयर हमारे जीनोम में है। उसकी बेस सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई करना, मतलब किसमें कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड की, ये आइडेंटिफाई करना गोल होगा किसका, एचजीपी का। थर्ड टू स्टोर डेटाबेस। अब डेटाबेस में आपने अभी बच्चे क्या देखा है कि केवल हमारे पास अपनी जीनोम की अगर हम स्टोरेज करना चाहें तो कितने बुक लगेंगे बच्चे, 3,300 बुक। तो हम इतने बुक केवल ह्यूमन जीनोम के लिए रिक्वायर्ड होगा। अभी आगे देखिएगा बिसाइड ह्यूमन हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की भी जीन सीक्वेंसिंग कर लिए हैं, जैसे बैक्टीरिया की, ईस्ट की, सी एलिगेंस की, एरेबिडोप्सिस की, ड्रोसोफिला की, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नॉन ह्यूमन भी जीन सीक्वेंसिंग हमने कर लिया है। तो अगर सबकी स्टोरेज करना चाहे तो हमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट या लार्ज नंबर ऑफ बुक की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें डेटा एनालिसिस के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हाईली आपको जो इक्विप्ड कंप्यूटर का। तो डेटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी मेन आपको गोल होंगे किसके, एचजीपी के। तो टू स्टोर डेटा एनालिसिस। फोर्थ याद रखिएगा, फॉर डेटा एनालिसिस improved tools are used, मतलब कंप्यूटर का यूज करे, वो भी एडवांस टाइप की कंप्यूटर का। फिफ्थ ELSI, मतलब इसके यूज हम अलग अलग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट आता है ELSI, मतलब इसकी हम एचजीपी की यूज करें इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, सारे पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हम अदर इंडस्ट्री में भी एचजीपी की यूज कर सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंट पूछा जाता है ELSI, इथिकल पर्पस के लिए एचजीपी का यूज करना, लीगल पर्पस के लिए यूज करना, और सोशल इश्यूज मतलब क्या होगा, यूज फॉर अदर इंडस्ट्री। फिर पूछा जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या होता है, बायो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड कर दीजिए तो क्या कहलाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बिसाइड ह्यूमन कौन कौन से नॉन ह्यूमन
आपको ऑर्गेनिज्म है जिसकी हमने जीन सीक्वेंसिंग कर ली है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो नाम ही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बट हमने बिसाइड ह्यूमन बहुत सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी क्या कर लिए हैं, जीन सीक्वेंसिंग। किसके किसके आपने जीन सीक्वेंसिंग कर लिया उसके नाम याद रखिएगा, सारे का डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बस डेटा 2 का याद रखिएगा, ई कोलाई में कितने बेस पेयर और अपनी कितने बेस पेयर ह्यूमन में, बाकी किसी के बेस पेयर ना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बिसाइड ह्यूमन हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म की जीन सीक्वेंसिंग कर ली है, तो हमें 7th याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिसाइड ह्यूमन फ्यू ऑर्गेनिज्म बेस सीक्वेंसिंग गेट परफॉर्म। और ये नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन कौन है उसकी हम लिस्ट देखें, तो हमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना था वाई एचजीपी इज मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको एचजीपी की गोल क्या है, तो याद रखना है टोटल नंबर ऑफ जीन आइडेंटिफाई करना, सारे बेस जो हमारे पास है जीनोम में 3 × 10⁹ बेस, उसकी बेस सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना, मतलब कैसे बेस या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट है। फिर इस डेटा को स्टोर करना, और आपने देखा था डेटा स्टोरेज काफी डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि अपनी जीनोम के लिए ही 3300 बुक चाहिए, तो इस डेटा एनालिसिस को हम मैनुअल प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसके लिए एडवांस कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होना, तो वही लिखे हैं फॉर डेटा एनालिसिस इम्प्रूव्ड टूल्स आर यूज्ड। और फिर है कि एचजीपी का यूज अदर पर्पस के लिए अदर इंडस्ट्री में करना, उसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कौन कौन से अदर फैक्टर हैं, तो लिखा है ELSI इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज के लिए भी एचजीपी की इंप्लीमेंटेशन करना। नेक्स्ट पूछा जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करना, जिससे एचजीपी की स्टडी क्या हो जाएगी आपको जो है वो इजियर, क्यों बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायो के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोड़ना। नेक्स्ट पूछा जाएगा बिसाइड ह्यूमन हमने कुछ अदर ऑर्गेनिज्म की भी आपको जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग कर ली है, वो कौन कौन से है, तो उसकी हम लिस्ट देखेंगे। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम आपको बिसाइड ह्यूमन जीन सीक्वेंसिंग पूरी तरह स्टडी कर ली है। तो ये आप पहले जो है इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़े कौन कौन से ऑर्गेनिज्म नॉन ह्यूमन भी स्टडी किए जा चुके हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म, हाँ बच्चे वही बताएंगे, अभी प्रेरक आएंगे, अभी बच्चे आएंगे। अभी मॉडल ऑर्गेनिज्म बताएंगे प्रेरक, घबराइए नहीं, भाई भाई आएंगे, सब आएंगे। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बच्चे, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन है जिनकी हमने जीन सीक्वेंसिंग अच्छे से पढ़ ली है, तो इसमें ऑप्शन में आएगा कि विच नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म गेट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपको किसके किसके जीन सीक्वेंसिंग हमने कर ली है, याद रखिएगा ऐसे A B C D R Y। हमने जीन सीक्वेंसिंग पढ़ ली है बिसाइड ह्यूमन किसकी, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना की हमने क्या कर लिया है बच्चे, जीन सीक्वेंसिंग।
आप अरेबिडोप्सिस थैलियाना के बारे में दो तीन लाइन याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, समझिएगा। अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली का है। कौन सी फैमिली का है बच्चे? ब्रेसिकेसी। और ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ये है वीड्स। वीड्स आप जानते हैं वैसे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट जो प्रिंसिपल प्लांट के पास ग्रो कर जाता है वो क्या होता है? वीड्स। तो ये वीड्स है। इसे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि ये जो है हमारे पास वो क्या करता है? फ्लावरिंग की एबीसी मॉडल डिस्कवर करने के लिए हम कौन सा पढ़ते हैं? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये कौन सी मॉडल बताता है बच्चे? एबीसी मॉडल। फ्लावरिंग की एबीसी मॉडल जो है वो किसमें डिस्क्राइब की गई? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग खोजी गई किसमें? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अब हम आपको एक समराइज फॉर्म बता रहे हैं बच्चे। आप जानते हैं फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे? 4। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोइसियम और एक होता है गाइनोइसियम। तो एबीसी मॉडल क्या बताया कि 3 जीन ए, बी और सी मिल के कितने बनाते हैं? आपको बनाते हैं फ्लावर के ऑल 4 पार्ट्स। तो इसमें पूछा जाएगा ए क्या बनाता है? सेपल्स। बी और ए मिलके क्या बनाएंगे? पेटल्स। बी और सी मिलके क्या बनाएगा? स्टामेन। और सी अकेला क्या बनाएगा? पिस्टिल और कार्पल। तो 3 जीन 4 पार्ट्स बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग। तो इसमें आएगा कि हम अपनी स्टडी के अलावा अगर अरेबिडोप्सिस थैलियाना की स्टडी कर लिए तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स में फ्लावर कितने जीन बनाएंगे? 3 जीन। प्लांट्स में जो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं बच्चे, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और पिस्टिल या कार्पल, ये कितने जीन से बनते हैं? 3 जीन से। और इस 3 जीन को बताने वाला कौन सा प्लांट है? पहला प्लांट अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो एग्जाम में आएगा कि कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी कर ली है डिटेल में, तो एक नाम याद रखिएगा, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग बताता है। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग कहने का मतलब 3 जीन एक साथ मिलके फ्लावर के 4 पार्ट्स बनाएगा। कैसे याद रखना है? ए जीन अकेला बनाएगा सेपल्स, ए और बी कलेक्टिवली बनाएंगे मिलके पेटल्स, बी और सी क्या बनाएगा बच्चे? स्टामेन। और सी अकेला क्या बनाएगा? पिस्टिल और कार्पल। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग बताने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आपको अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो फ्लावरिंग को बताता है कि फ्लावरिंग के लिए कितने जीन चाहिए। तो इसे हम कौन सी ऑर्गेनिज्म कहेंगे? मॉडल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में बच्चे कौन से हैं? ई कोलाई। ई कोलाई आप जानते हैं सबसे अधिक स्टडीड बैक्टीरियम है। याद कीजिए जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी तो आपने मोनेडा जब पढ़ा था या कहीं भी आप जब देखते हैं तो मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम कौन होता है बच्चे? ई कोलाई। ई कोलाई आपको जो है मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम है और इसकी भी जीन सीक्वेंसिंग हमने कर ली है। थर्ड होते हैं बच्चे सी एलिगेंस। सी मतलब सी एलिगेंस। सी एलिगेंस मतलब आपको ये क्या है बच्चे? मरीन वर्म। और मरीन वर्म का यूज हम किस में करते हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस में। मतलब हमारी डेवलपमेंट, आप जो है फीटस की डेवलपमेंट जब पढ़ते हैं ह्यूमन में तो उस फीटल की डेवलपमेंट का मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन है? सी एलिगेंस। तो हम अपनी फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? तो आपको जो है सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस किसके लिए यूज होता है बच्चे? मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्लांट के फ्लावर के डेवलपमेंट हम किससे पढ़ सकते हैं? अरेबिडोप्सिस थैलियाना से। और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बताएगा कि ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसी हुई, उससे रिजेंबल्स कौन करता है? सी एलिगेंस। ये मरीन वर्म है और आपको ये ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बताता है। डी ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर बच्चे आप जानते हैं, इसे आप जैसे आपने देखा था इसे हम कहते हैं आइकॉन स्पीसीज ऑफ जेनेटिक्स या क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। जैसे आगे जब आप क्लासिकल जेनेटिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो देखते हैं जैसे मेंडल की वर्क किस पे थी? गार्डन पी पे। उसी तरह आप जब लिंकेज पढ़ेंगे तो देखेंगे टीएच मॉर्गन की मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किस पे है? इस आइकॉन स्पीसीज ऑफ जेनेटिक्स, जो गार्डन पी से भी अच्छा जेनेटिक मटेरियल होता है।
क्यों होता है उसके सारे डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं आइकॉन स्पीसीज ऑफ जेनेटिक्स या क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये बेटर जेनेटिक मटेरियल है किससे, गार्डन पी। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स या आइकॉन स्पीसीज ऑफ जेनेटिक्स। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है, हमने राइस की कंप्लीट जीन सीक्वेंसिंग कर ली है, राइस ओराइजा सटाइवा, और ओराइजा सटाइवा की जीन सीक्वेंसिंग के अलावा हमने ईस्ट की जीन सीक्वेंसिंग कर ली है। ईस्ट को आपने क्या देखा था बच्चे, बेकिंग ईस्ट या ब्रीविंग ईस्ट। आप जानते हैं सबसे अधिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कौन यूज होता है, ईस्ट। ब्रेड बनानी हो या आगे देखिएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ब्रेड बनाना हो या अल्कोहलिक बिवरेज बनाना हो, सब में हम कौन यूज करते हैं, सेच्रोमाइसिस सेरेविसी, जो बेकिंग ईस्ट भी कहलाता है और ब्रीविंग ईस्ट भी। तो आपको सेच्रोमाइसिस सेरेविसी, इसे हम बच्चे बेकिंग ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेड बनाने में भी यूज होता है फर्मेंटेशन के समय बेकिंग ईस्ट, या अल्कोहलिक बेवरेज भी बनाता है ब्रीविंग ईस्ट। तो सबसे अधिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का कौन है बच्चे, ईस्ट। ईस्ट में कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस जो ब्रेड बनाने के लिए भी यूज होगा, फर्मेंटेशन के लिए, और जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज पड़ते हैं उसमें भी यूज होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिसाइड ह्यूमन हम कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंप्लीट स्टडी कर पाए। तो उसमें कौन कौन याद रखिएगा बच्चे, रेबिडोप्सिस थैलियाना, दूसरा बैक्टीरिया में ई कोलाई, तीसरा सी एलिगेंस, फोर्थ ड्रोसोफिला, फिफ्थ राइस और सिक्स्थ ईस्ट। वैसे तो हमने प्रिंसिपल क्रॉप जो वर्ल्ड की है, राइस व्हीट मेज ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उसमें हमने व्हीट की भी जीन सीक्वेंसिंग कर ली है, लेकिन वो अभी तक एनसीईआरटी में नहीं आया है। तो ये राइस आएगा, व्हीट अभी नहीं आएगा। अगर रिसेंट कंडीशन जो है उस पे क्वेश्चन अब जब एनसीईआरटी में इंक्लूड हो जाएगा व्हीट, तो वो भी आएगा। लेकिन हमें याद रखना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम बिसाइड ह्यूमन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंसिंग या बेस सीक्वेंसिंग कर ली है। तो अब ये सारे ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गए बच्चे। अब इसमें से पूछा जाएगा मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कि मान लीजिए फ्लावरिंग के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन है, फ्लावरिंग स्टडी के लिए रेबिडोप्सिस। पूछा जाएगा कि आपको जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बायोलॉजी की बेस को समझने में कौन हेल्प करता है, तो सी एलिगेंस। क्लियर बच्चे, प्रेरक क्लियर हो गया बच्चे। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिसको हम किसी भी स्पेसिफिक पैरामीटर या स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं, क्या कहलाएगा, मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चे। तो हमें अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो चीज देख लिया हमने, एक व्हाट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, एक देख लिया बच्चे कि गोल ऑफ एचजीपी। अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मेथडोलॉजी क्या होगा, साइलेंट फीचर क्या होंगे, इसका फ्यूचर क्या है, और एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब एक क्लास और होगी तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब बच्चे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देख लिया व्हाट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, और देख लिया हमने इसे हम इसकी गोल क्या है। अब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मेथडोलॉजी ऑफ जीपी, कैसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको जो है डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए कौन कौन सा स्टेप यूज करते हैं, साइलेंट फीचर जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, फ्यूचर ऑफ एचजीपी, क्यों एचजीपी रिक्वायर्ड है, जैसे आपका कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि एचजीपी में इतने खर्च क्यों किए, उसका रीजन देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज मिलता है एचजीपी के से। अब उसके बाद टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो डिटेल में देख लेंगे, तो फिर ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। और टेस्ट में बच्चे स्टार्टिंग से एक तो पूरा याद रखना है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्टिंग से डीएनए की इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिएगा और कहां तक, ट्रांसलेशन तक। क्लियर, समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए।
क्लियर बच्चे? चलिए, थैंक यू सो मच।